जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद करीमा बत्रा छिंदवाड़ा। और अब 7 अक्टूबर से आपकी तिमाही परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसकी की प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। उस प्रश्न बैंक के आपकी कक्षा 10वीं की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के प्रो सेक्शन के जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर और उनके हिंदी अनुवाद इस वीडियो में आप देखेंगे। इन प्रश्नोत्तर को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और साथ ही साथ उनके हिंदी अर्थ भी समझ लीजिए। उन प्रश्नोत्तर को याद करने के बाद आप उसको लिखकर देखिए, ताकि जहां कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है उसे भी बार बार लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक से आपके नंबर कट जाएंगे। प्रश्नोत्तर को लिखकर देखने से आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होगी। इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसका अगला वीडियो जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट के जो पोएट्री सेक्शन है उसके क्वेश्चन आंसर वाला आने वाला है। साथ ही साथ आपकी 10वीं की जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। और उसका अगला वीडियो होगा आपका ग्रामर सेक्शन का। लेकिन ये वीडियो आपको तभी जल्दी से मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। So the first chapter is a letter to God. इसका पहला प्रश्न है What did Lencho hope for? Lencho ने किस चीज की उम्मीद की थी? And the answer is Lencho hoped for a good rain. Lencho ने अच्छी वर्षा की उम्मीद की थी। It was much needed for a good harvest. और अच्छी फसल के लिए अच्छी वर्षा बहुत ज्यादा जरूरी थी। Next question है Why did Lencho say that the raindrops were like new coins? Lencho ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह होती हैं? And the answer is Lencho's crop were ready for the harvest. Lencho की फसल कटाई के लिए तैयार थी। Raindrops would help to get good crop by selling them. He would get more coins, so he called them as new coins. बारिश की बूंदें अच्छी फसल पाने में मदद करती थी और उस फसल को बेचकर उन्हें और सिक्के मिलते, इसलिए उन्होंने उन्हें नए सिक्के कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज? कि बारिश कैसे बदली? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? एंड द आंसर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स. पहले तेज हवा चलने लगी और बारिश ओले में बदल गई, मतलब ओले बरसने लगे बारिश के कारण और हवा के कारण। और इसका जो दूसरा हिस्सा है व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, के लेंचो के खेतों को क्या हुआ, तो अभी उसका आंसर है लेंचोस क्रॉप गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन्स. ओला की वृष्टि से या ओलों के बरसने से लेंचो की फसल पूरी की पूरी नष्ट हो गई। तो यदि ये प्रश्न आधा ही आता है तो आप इसका उत्तर यहाँ तक लिखेंगे अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स। और अगर ये हिस्सा भी आता है कि व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स, तो आप लिखेंगे लेंचोस क्रॉप गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओले बरसने बंद हो गए तब लेंचो के मन में क्या भावनाएं उठी? एंड द आंसर इज लेंचो वाज फिल्ड विद ग्रीफ. लेंचो दुख से भर गया बिकॉज द hailstones destroyed his crop, क्योंकि ओलों ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। Now he could not get money to feed his family for whole year. और अब पूरे साल तक खाना खिलाने के लिए उसको धन प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फसल बेच के धन प्राप्त करता था और अब फसल पूरी बर्बाद हो गई और उसको बेच के उसको अब कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तो वो साल भर अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, उसको अब ये चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लेंचो हैड फेथ इन? लेंचो को किस पर विश्वास था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? एंड द आंसर इज लेंचो हैड फेथ इन गॉड. लेंचो को भगवान पर भरोसा था
और उसने क्या किया? What did he do? उसने ये किया, he wrote a letter to God to send him 100 pesos to sow a new crop. उसने भगवान को एक पत्र लिखा कि वो उसे 100 पीसोस भेजें ताकि वो नई फसल उगा सके या बो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who reads the letter? पत्र को किसने पढ़ा? And the answer is the postmaster reads the letter. पत्र को पोस्टमास्टर पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the postmaster do then? और पत्र पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? And the answer is the postmaster collected the money from his office employees and sent to Lencho through a letter signing God. पोस्टमास्टर ने अपने ऑफिस के बाकी के जो काम करने वाले लोग थे, बाकी के एम्प्लॉयज थे, उनसे धन इकट्ठा किया और उसे लेंचो को एक पत्र के माध्यम से भेजा और उस पत्र के अंत में भगवान या गॉड करके साइन किया। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? लेंचो ने जब एक पत्र जिसमें कि धन था वो उसे प्राप्त किया तो क्या उसे आश्चर्य हुआ? And the answer is no. Lencho was not surprised at all to find a letter for him with money in it. लेंचो को एक धन के साथ पत्र प्राप्त करने में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, because he had deep faith that God would help me, क्योंकि उसे गहरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। What made Lencho angry? किस चीज से लेंचो को गुस्सा आया? And the answer is Lencho demanded for 100 pesos. लेंचो ने 100 पीसों की मांग की थी भगवान से। But there were only 70 pesos in it. परंतु उस पत्र में सिर्फ 70 पीसोस थे, 70 पीसो थे, मतलब 30 पीसो कम थे। यह देख के लेंचो को गुस्सा आया। Who does Lencho have complete faith in? लेंचो को किसके ऊपर पूरा विश्वास था? Which sentences in the story tell you this? और आपको इस कहानी में कौन से वाक्य से ऐसा पता चलता है? The answer is Lencho has complete faith in God. लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास है। He said that God knows everything and helps us in our problems. और वो ये कहता है कि भगवान सब कुछ जानते हैं और हमारी परेशानी में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा और उसने भगवान करके ऐसा साइन क्यों किया? And the answer is the postmaster sent the money to Lencho and signed as God. पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन भेजा और उसमें नीचे भगवान करके साइन किया। To keep his faith in God firm and alive, ताकि उसका भगवान पर विश्वास वैसा ही दृढ़ बना रहे और वो और ज्यादा बढ़े। और अब हम प्रश्नोत्तर शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका प्रश्न है, Where did the ceremonies take place? समारोह कहाँ हुए थे? Name any public buildings in India that are made of sandstone. भारत में कुछ सार्वजनिक भवनों के नाम बताइए जो कि सैंडस्टोन से बने हुए हों। And the answer is the ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria. जो समारोह था वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के परिसर में हुआ। एंड इसका जो दूसरा हिस्सा है, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, जो कि सैंडस्टोन से बनी है ऐसी भारत के सार्वजनिक भवन कौन से हैं? इसका आंसर है भारत में इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड द रेड फोर्ट आर द बिल्डिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम रेड स्टोन। भारत में राष्ट्रपति भवन और लाल किला बलुआ पत्थर या लाल पत्थर से बनी हुई इमारतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई दक्षिण अफ्रीका में शरद ऋतु का दिन कैसे है? एंड आंसर इज साउथ अफ्रीका इज इन सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर,
दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर का हिस्सा वो उत्तरी गोलार्ध। So the month of May is in the autumn season और इसलिए वहां पर 10 मई जो होता है वह पतझड़ के मौसम में होता है। Thus इस प्रकार से 10th May is an autumn day। 10 मई एक शरद ऋतु होती है साउथ अफ्रीका में। What does Nelson Mandela thank the international leaders for? नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं उसको किस लिए उन सभी को किस लिए धन्यवाद देते हैं? And the answer is Nelson Mandela thanked all the international leaders for having come to witness the historical ceremony. नेल्सन मंडेला ने ऐतिहासिक समारोह को देखने के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया। It could be considered as the common victory for justice, peace and human dignity. इसे न्याय, शांति और मानवीय गरिमा के लिए आम जीत के रूप में माना जा सकता है। Next question है What ideals does he set for the future of South Africa? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वे यानी नेल्सन मंडेला कौन से आदर्श स्थापित करते हैं? And the answer is Nelson Mandela set the ideals of liberating people from the bondage of poverty and suffering. नेल्सन मंडेला ने लोगों को गरीबी और पीड़ा के बंधन से मुक्त करने के आदर्श स्थापित किए। He wanted a society free from gender or racial discrimination. Discrimination यानी होता है भेदभाव, racial यानी नस्ल के आधार पे। तो वो चाहते थे कि लिंग मतलब कि महिला या पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो और रेशियल कोई किस नस्ल का है, गोरा है या काला है, उस आधार पे उसके साथ भेदभाव ना हो और इस तरह के हर तरह के भेदभाव से मुक्त समाज वो चाहते थे। सोसाइटी यानी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री के सेना के जो जनरल हैं वो क्या करते हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? उनका रवैया कैसे बदल गया और क्यों? एंड द आंसर इज the highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty. दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल के सर्वोच्च सैन्य जनरलों ने सेना के जनरलों ने मंडेला को सलामी दी और उनकी वफादारी का वचन दिया। और हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज? उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया? ऐसे चेंज हुआ क्योंकि ड्यूरिंग अपार्थीड इरा दे वर अबाउट टू अरेस्ट हिम। जब रंग भेद होता था मतलब गोरे और काले लोगों के बीच में भेदभाव होता था उस समय पर यही सेना के जनरल उन्हें गिरफ्तार करने वाले थे, उन्हें यानी नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करने वाले थे। तो और अब वो उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और उनके प्रति वफादारी की कसम खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई? और वाई का आंसर है दे चेंज देयर एटीट्यूड। उन्होंने अपना रवैया बदल दिया because of the struggle and sacrifices of many heroes of South Africa, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के कई वीरों के संघर्ष और बलिदान के कारण उनका ये रवैया बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है why were the two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? And the answer is to symbolize the equality of blacks and whites and the end of apartheid. Two national anthems were sung. अश्वेतों और गोरों की समानता और रंग भेद की समाप्ति के प्रतीक के रूप में दो राष्ट्रगान गाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? And the answer is for Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है बल्कि भय के ऊपर विजय, क्योंकि डर हर एक के अंदर होता है लेकिन उसे जीतना ही असली साहस है, यह मंडेला ने कहा था। What twin obligations does Mandela mention? मंडेला ने अपने भाषण में किन दो दायित्वों का या दो कर्तव्यों का उल्लेख किया? And the answer is
Mandela mentions that every man has twin obligations. मंडेला का उल्लेख है कि हर एक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं और दोनों बराबर होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं जुड़वा दायित्व. The first is to his family, parents, wife and children. उसका पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति. The second obligation is to his people, his community and his country. और जो उसका दूसरा कर्तव्य होता है वो अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए और अपने देश के प्रति होता है. अब अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो है आपके लेसन नंबर 3 से his first flight. Why was the young seagull afraid to fly? नन्हा सीगल पक्षी उड़ने से क्यों डरता था? And the answer is the young seagull was very scared for his first flight. नन्हा सीगल अपनी पहली उड़ान के लिए बहुत डरा हुआ था. His parents were encouraging him. उसके माता पिता उसे लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे उड़ने के लिए. He thought his wings would not support him and he would fall. उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं दे पाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है What compelled the young seagull to finally fly? आखिरकार किस बात ने युवा सीगल पक्षी को उड़ने के लिए मजबूर किया? And the answer is the young seagull was very hungry. जो नन्हा सीगल था वो बहुत भूखा था. उसके माता पिता ने उसे पूरा एक दिन और एक रात खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, तो वो बेचारा बहुत भूखा था. और क्योंकि वो उड़ने से डरता था तो वो खुद भी अपने लिए भोजन नहीं ला पाया और इसलिए उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी. It was his hunger that ultimately compelled and encouraged him to fly. और ये उसकी भूख ही थी जिसने अंततः उसे उड़ने के लिए मजबूर किया और प्रोत्साहित किया. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, जो अगले प्रश्न हैं वो सभी ब्लैक एरोप्लेन से हैं. ये चैप्टर का नाम है. एंड क्वेश्चन इज I'll take the risk. मैं जोखिम उठाऊंगा या मैं खतरा उठाऊंगा. What is the risk? वो खतरा क्या है? Why does the narrator take it? और कथा लिखने वाला जो है वो इस खतरे को क्यों उठाता है? And the answer is the risk of flying through the storms and black clouds. तो ये जो खतरा था वो था तूफानों और काले बादलों के बीच में से उड़ने का जोखिम. The narrator took the risk of flying through the black clouds because he wanted to reach home and meet his family. और कथाकार ने, जिसने ये कथा लिखी है, उसने काले बादलों के बीच में से भी उड़ने का जोखिम उठाया क्योंकि वो अपने घर पहुंचना चाहता था और अपने परिवार से मिलना चाहता था. This desire made him take the risk. और इसी इच्छा ने उसे वो जोखिम या खतरा उठाने के लिए प्रेरित किया. नेक्स्ट क्वेश्चन है Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. वर्णनकर्ता के अनुभव का वर्णन करें जब उसने हवाई जहाज को स्टॉर्म यानी तूफान में उड़ाया. And the answer is as the pilot entered the storm. जैसे ही पायलट ने तूफान में प्रवेश किया, his plane started jumping and twisting. तो उसका विमान जंप करने लगा और मुड़ने लगा. He could not see anything outside the plane as it was black. अब क्योंकि बाहर काला अंधेरा धुआं था तो इसलिए वो प्लेन के या विमान के बाहर कुछ भी देख नहीं पा रहा था. His compass and other instruments stopped working. उसका कंपास और अन्य उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया. It was very fearsome experience for him. ये उसके लिए बहुत ही डरावना अनुभव था. मतलब वो विमान उड़ाए कहाँ जब उसे बाहर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था. कंपास का अर्थ होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दिशा बताता है, उत्तर या दक्षिण दिशा. नेक्स्ट क्वेश्चन है Why does the narrator say I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? कथावाचक ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं उतरा और पुराने डकोटा से दूर जाने का मुझे कोई दुख नहीं था. And the answer is after landing the plane, विमान के उतरने के बाद the narrator wasn't sorry to walk away from the old Dakota.
कथाकार को विमान से उतरने के बाद पुराने डकोटा से दूर जाने के लिए कोई खेद नहीं था, as he had a horrific experience of flying the plane, क्योंकि उसे उस विमान को उड़ाने का बहुत ही डरावना अनुभव हुआ था। Finally, he was happy. आखिरकार वो खुश था। अगला प्रश्न है What made the woman in the control center look at the narrator strangely? जो कंट्रोल सेंटर की महिला थी उसने नरेटर को या लेखक को या कथावाचक को अजीब तरीके से क्यों देखा? And the answer is the narrator asked about the black aeroplane, but the woman saw only one, the narrator's aeroplane in the sky during the storm. So she looked at him strangely. The narrator asked about the black aeroplane. लेखक ने या कथाकार ने काले रंग के हवाई जहाज के बारे में पूछा। But the woman saw only one. लेकिन महिला ने तो सिर्फ एक ही एरोप्लेन देखा था, द नरेटर्स एरोप्लेन, और वो किसका था? वो तो लेखक का ही एरोप्लेन था। इन द स्काई, आसमान में, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान। सो शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, और तब जब लेखक ने दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा तो उसने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक ही एरोप्लेन को देखा था आसमान में। Who do you think helped the narrator to reach safely? आपको क्या लगता है कि जो लेखक है या कथाकार है उसको सुरक्षित रूप से पहुंचने में किसने मदद की? Discuss this among yourself, giving reasons. इसको आपस में इसके बारे में चर्चा करें और इसके कारण भी बताएं। Answer: We have read that at the time of storm there was no other plane except the narrator's plane. हम ये पढ़ चुके हैं कि तूफान के समय में लेखक के प्लेन के अलावा वहां पर कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था। He must be hallucinating. जरूर उसको मतिभ्रम रहा होगा। हेल्यूसिनेशन यानी कई बार क्या होता है, कोई चीज नहीं होती लेकिन हमें वो दिखती है या हमें उसका आभास होता है, इसे हम बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। ऐसा अक्सर कर रेगिस्तान में होता है, जब आपको कुछ दूरी पर ऐसा लगता है जैसे पानी है, जबकि जब आप वहां पहुंचते हो तो वहां पानी नहीं होता। His capability as a pilot has helped him. और एक पायलट के रूप में उसकी क्षमताएं बहुत अच्छी थी, मतलब वो बहुत योग्य पायलट था और इसी योग्यता ने उसकी मदद की थी तूफान से निकलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। Who was Anne Frank? Anne Frank कौन थी? And the answer is Anne Frank was a Jewish girl. Anne Frank एक यहूदी लड़की थी whose diary became very popular, जिसकी की डायरी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। There was a description of her family when they were hiding in Netherlands in her diary, और उसकी डायरी में उसके परिवार का उस समय का वर्णन है जबकि उसका परिवार नीदरलैंड में छुपा हुआ था। तो उसकी डायरी पढ़ के ये सब उसके उस समय के जीवन का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did Anne Frank write her diary? Anne Frank ने अपनी डायरी कब लिखी थी? And the answer is Anne Frank started writing diary 2 days after her 13th birthday on 14 June 1942. Anne Frank के 13वें जन्मदिन के 2 दिन बाद से उसने 14 जून 1942 में डायरी लिखनी शुरू की थी। She got the diary on her birthday, और उसको वो डायरी अपने उस जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। Who else was with Anne Frank when she was hiding? जब एन फ्रैंक छुपी हुई थी तब उसके साथ और कौन था? And the answer is a more detailed introduction to the 13 people rendered unforgettable by Anne Frank's diary. एन फ्रैंक की डायरी द्वारा अविस्मरणीय प्रदान किए गए 13 लोगों का बहुत अधिक विस्तृत परिचय मिलता है। द पीपल इन हाइडिंग, जो कि उसके साथ छुपे हुए थे, ऑटो, एडिथ, मार्गॉफ एंड एन फ्रैंक, हर्मन, ऑगस्ट एंड पीटर वॉन पेल्स एंड फ्रिज पेफर एंड द हेल्पर्स, जॉनस,
Kleeman, Victor Kugler, Bab Vascuji, and Jan and Mapjes. When was the diary given to Anne Frank? Anne Frank को डायरी कब दी गई थी? And the answer is on 12th June 1942, 12 जून 1942 को. Anne Frank was given a diary for her 13th birthday. Anne Frank को उनके 13वें जन्मदिन पर डायरी दी गई थी. It was something she really wanted. और वो कुछ ऐसा था जो कि वह वास्तव में चाहती थी. Her parents let her to pick one out herself in a bookshop. उसके माता पिता उसे एक किताब की दुकान में ले गए और उसे वो डायरी खुद चुनने की अनुमति दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स अ डायरी? एक डायरी क्या है? एंड द आंसर इज, अ डायरी इज अ रिटन or audiovisual record with discrete entries arranged by date, reporting on what has happened over the course of a day or other period. डायरी एक लिखित या ऑडियो विजुअल यानी जिसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो दृश्य श्रव्य रिकॉर्ड है जिसमें लगातार प्रविष्टियां होती हैं, मतलब एंट्री होती है, उसमें लिखा जाता है जो कि हर रोज या कि एक दूसरी अवधि में डेट के हिसाब से उसमें रिपोर्ट की जाती है. जो कुछ उस दिन में या उस पीरियड में हुआ होता है उसके बारे में डायरी राइटर लिखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड एन रोट द डायरी? एन ने अपनी डायरी किस भाषा में लिखी थी? एंड द आंसर इज, एन रोट द डायरी इन डच लैंग्वेज. एन ने अपनी डायरी डच भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इस डायरी का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में किया गया और ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एन्स फैमिली डू when the Nazi occupation extended in the Netherlands? जब नीदरलैंड में नाजियों के आधिपत्य का विस्तार हुआ तो एन के परिवार ने क्या किया? एंड द आंसर इज, बिफोर लॉन्ग, बहुत पहले, एन फेल्ट राइट एट होम इन द नीदरलैंड्स. एन ने नीदरलैंड में घर पर बहुत अच्छा महसूस किया. शी लर्न्ड द लैंग्वेज, उसने भाषा सीखी. मेड न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाए. and went to a Dutch school near her home, अपने घर के पास के एक डच स्कूल में भी गई. Her father worked hard to get his business off the ground. उसके पिता ने अपने व्यवसाय को मजबूत करने के लिए, या कहना चाहिए उसमें व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की. But it was not easy. पर ये इतना आसान नहीं था. Otto उसके पिता का नाम था. Otto also tried to set up a company in England. Otto ने इंग्लैंड में एक कंपनी भी स्थापित करने की कोशिश की. But the plan fell through. लेकिन ये योजना भी विफल हो गई. Things looked up when he started selling herbs and spices in addition to the pectin. और उसके पिता ने पेक्टिन के साथ साथ जड़ी बूटियां, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां और स्पाइसेस यानी मसालों को बेचना शुरू किया. तब थोड़ा सा उनका व्यवसाय ठीक चलने लगा था. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? डायरी में लिखना एन फ्रैंक के लिए एक अजीब अनुभव क्यों हुआ? And the answer is, writing in a diary was a strange experience for Anne Frank. एन फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक अजीब अनुभव था. As she never had a diary before, क्योंकि उसके पास पहले कभी भी कोई डायरी नहीं थी. The one she was writing in was given to her as a gift on her 13th birthday. और उसके 13वें जन्मदिन पर उसे उपहार के रूप में एक डायरी दी गई थी जिसे कि वो लिख रही थी. Moreover, Anne Frank believed that later no one would be interested in reading the thoughts of a 13-year-old girl. और इससे भी बड़ी बात ये थी कि एन फ्रैंक ऐसा मानती थी कि बाद में किसी को भी 13 साल की लड़की के विचारों को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होगी. उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि उसकी मृत्यु के इतने साल बाद उसकी डायरी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी जिसे कि विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा
और पूरे विश्व में उस डायरी को इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाएगा। Why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी क्यों रखना चाहती है? And the answer is Anne believed that she does not have any close and true friends. Anne ऐसा मानती थी कि उसका कोई भी करीबी और सच्चा दोस्त नहीं है, whom she can confide in, जिसके ऊपर कि वो भरोसा कर सके। Though she had friends, हालांकि उसके दोस्त थे, she was never able to truly open up about her feelings with them. लेकिन एन ने कभी भी उनसे अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं की। So she decided to confide all her thoughts and innermost feelings to her diary instead. और इसलिए दोस्तों के से अतिरिक्त वो उसने अपने सभी विचारों और अपने दिल के अंदर की भावनाओं को अपनी डायरी में रखने का फैसला किया। Since she wanted her diary to be her friend, she even gave it a name and called it Kitty. अब क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी डायरी उसकी दोस्त बने, इसलिए उसने अपनी डायरी को एक नाम भी दिया और इसे क्या नाम दिया उसने? Kitty. Next question is, why did Anne think she could confide more in her diary than in people? Anne ने ऐसा क्यों सोचा कि लोगों की तुलना में वो अपनी डायरी पर अधिक विश्वास कर सकती है? And the answer is, Anne felt that paper had more patience than people to concentrate on her plight. एन ने ऐसा महसूस किया कि उसके दुख पर या उसकी परेशानी पर लोगों की तुलना में कागज अधिक धैर्य से ध्यान दे सकता था। So it was easier for her to write down all types of thoughts. So इसलिए उसके लिए ये ज्यादा आसान था कि वो अपने मन में आने वाले सभी विचारों को लिखे, which she had in her mind. वो सभी विचार जो कि उसके दिमाग में थे। Her personal diary wasn't meant for anyone else to read. और उसकी निजी डायरी किसी और के पढ़ने के लिए नहीं थी, सिर्फ उसके खुद ही के लिखने और पढ़ने के लिए थी। Next question है, why does Anne provide a brief sketch of her life? Anne ने अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण क्यों प्रदान किया? And the answer is, by providing the brief sketch of her life, Anne wants to give an overview of her family, relatives and her age. अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण प्रदान करके Anne अपने परिवार, रिश्तेदारों और अपनी उम्र का एक संक्षिप्त विवरण देती है। This helps the reader to develop a connection with the author. और क्योंकि ये सब जब पाठक पढ़ता है तो वो लेखक के साथ एक रिलेशन, एक संबंध विकसित कर पाता है। Next question है, how can you say that Anne loved her grandmother? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एन अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी? And the answer is, Anne lived with her grandmother for some time when her parents settled down in Holland. Anne अपनी दादी के साथ कुछ समय के लिए रहती थी, तब जबकि उसके माता-पिता हॉलैंड में बस गए थे। She was very close to her grandmother. वो अपनी दादी के बहुत करीब थी। And writes about her grandmother in her diary. And अपनी डायरी में अपनी दादी के बारे में लिखती है। No one knows how often I think of her and still love her. और वो अपनी डायरी में लिखती है कि ये तो कोई भी नहीं जानता कि मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ। This gives us a deep insight into the feelings of love she has for her grandmother. और इससे हमें उसके मन में उसकी दादी के प्रति जो प्यार की भावनाएं हैं उसके बारे में पता चलता है। On her 13th birthday, by lighting up one candle for her grandmother, she shows her love for her. उसने अपने 13वें जन्मदिन पर अपनी दादी के लिए एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उसके मन में
अपनी दादी के प्रति प्यार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग annoyed with Anne? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर कीनिंग एन से नाराज थे? Why and why not? यदि लगता है कि हाँ नाराज थे तो ऐसा क्यों लगता है, और यदि आपको लगता है कि नाराज नहीं थे तो क्यों नहीं लगता? And the answer is Mr. Keesing was annoyed with Anne because she was very talkative. मिस्टर कीजिंग एन से नाराज थे, वो एन के टीचर थे, तो वो इसलिए नाराज थे क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। He punished her by giving her extra homework. उन्होंने उसे अतिरिक्त गृह कार्य देकर दंडित किया। He asked her to write essays and the topic was always related to her talkative nature. उन्होंने उसे हमेशा निबंध लिखने के लिए कहा और निबंध के विषय हमेशा उसके बातूनी स्वभाव से संबंधित हुआ करते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आपकी परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। जब भी आप इन प्रश्नोत्तर को भूलें तो इन्हें वापस से वीडियो चलाकर देख लें और दोहरा लें।